की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो है स्विचिंग ओवर वोल्टेज तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, जहाँ पे हमने आपको आपका लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के बाद स्विचिंग ओवर वोल्टेज पढ़ाया था, उसमें आपने देखा था। ट्रांसमिशन लाइन पे अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। ये सब जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये थोड़ा सा आपका जो है डायरेक्टली किसी भी पॉइंट से रिलेट नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कुछ कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओवर वोल्टेज वगैरह जो हमने बताया था वो कॉन्सेप्ट ही था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल देखेंगे कि कितने प्रकार के वोल्टेज लेवल होते हैं। तो वोल्टेज लेवल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग, मतलब जिस लेवल पे कई ट्रांसमिशन लाइन होते हैं हमारे जनरली, ठीक है, तो वोल्टेज लेवल आप इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्टेज लेवल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब आप कहेंगे इसमें सर कौन कौन सा वोल्टेज होता है, तो हम लोग बात करेंगे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लेवल। इसमें जो वोल्टेज होता है वो 11 kV, 33 kV, ये जनरली होता है। 11 kV और 33 kV ये हमारा होता है। उसके बाद आपका होता है, ये पहला हो गया। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। अभी हम ट्रांसमिशन लाइन को और भी तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। मान लीजिए वोल्टेज लेवल की बात करें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा कितना होता है? 66 से ये अबव होता है, मतलब 66 kV, 132 kV। आप इसको मान सकते हैं कि ये 400 तक अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है ना, 220 kV, 400 तक होता है, 400 नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न EHV, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको HV लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं EHV। और एक होता है मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल, इसको हम MEHV बोलते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये हमारा जनरली 400 kV होता है। कितना होता है? 400 kV। अब ये अल्ट्रा हाई, अगला हमारा है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। अल्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है भाई? 765, सबको पता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज ये आपका होता है 765 kV। ये तो बात हो गई ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल कौन कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल, तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल। हम यहाँ बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल। हमने एक रफ आइडिया आपको बताया है कि जनरली जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन आप देखते हैं वो यही होता है। ठीक है ना, इस वोल्टेज लेवल पे। ठीक है ना, ये हमारे पास टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, ये वोल्टेज प्रणाली यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बताएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, आप कह सकते हैं, ये जो हम लोग बड़े कंज्यूमर्स को देते हैं, लार्ज कंज्यूमर्स जो हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं, वहाँ पे हम देते हैं 33 kV, 11 kV, ये हमारा होता है 11 kV, 33 kV। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम सप्लाई देते हैं ये हमेशा 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। कितना? 3 फेज 3 वायर सिस्टम। इसका क्या मतलब, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। 3 फेज 3 वायर का मतलब क्या? केवल तीनों फेज ही फेज होता है, न्यूट्रल वायर नहीं होता है। मतलब जो लार्ज कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पे हम 3 फेज 3 वायर देते हैं, 11 kV, 33 kV, ये हमारा उनको प्रोवाइडिंग वोल्टेज होता है। और अगर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कितना देते हैं?
415 वोल्ट या 40 भी कुछ जगहों पे आप देखते हैं, 415 या 220 है ना, 415 वोल्ट या 200, ये जो होता है सिंगल फेज, ठीक है। और ये होता है आपका 3 फेज, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 4। और ये कितने वायर सिस्टम का होता है? 2 वायर सिस्टम, मतलब सिंगल फेज के साथ 2 वायर सिस्टम। कोई कंफ्यूजन है क्या? इतनी बात समझ में आई जी? आप इसको जो है फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग एक नॉर्मल सा सिंगल लाइन डायग्राम समझ करके उसमें हम लोग समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, और आपका जो है फिलहाल ये आपका फीडर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने एक ऐसे रैंडम आपसे जो है आपको छोटा था एक डायग्राम बना करके दिखाने का प्रयास किया है। हमारे पास सबसे पहले जनरेटर होता है। क्या होता है? आप ट्रांसमिशन लाइन और फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर को समझ पाओ, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कुछ और नहीं वायर होता है। क्या होता है? वायर ही होता है। बस हम नाम इनको अलग अलग किस बिहाफ पे देते हैं, बस इतना आप जान लो। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। सबसे पहले आपके पास आता है ट्रांसमिशन लाइन, फिर आता है क्या? फीडर, फिर क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। अब देखिए जनरेटर हमारे पास है, जनरेटर से हम एक ट्रांसफार्मर को जस्ट कनेक्ट करके हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करके यहाँ से जो हमारे पास जो सब स्टेशंस होते हैं वहाँ तक, जो हमारे पास रीजनल सब स्टेशंस होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन से इससे जो हमारे छोटे छोटे सब स्टेशन पे जो हम लोग पावर पहुँचाते हैं जिस लाइन से, जिस ट्रांसमिशन लाइन से, उसको हम नाम देते हैं क्या? फीडर। और फीडर से फाइनली कंज्यूमर्स तक जाता है, जिनकी मदद से, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोल से आप फिर क्या करते हैं? डिफरेंट वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाली लाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन जो आप देख रहे हैं कि फिलहाल जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करने के बाद जो आपकी लंबी वाली लाइन होती है वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक स्टेशन से फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टेप डाउन करके हम लोग अगले स्टेशन पे यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ये फीडर की मदद से। फिर यहाँ से हम फाइनली जो कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में ऐसे एक रफ आइडिया रखिएगा, सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन, फीडर और फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये बस आपको जस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन की जब भी बात आती है तो ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर कितने तरीके से यूज़ किए जाते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आगे हम इस चीज़ को और समझेंगे। कंडक्टर का क्या मतलब हुआ भाई, कंडक्टर कितने तरीके से क्या मतलब हुआ, आपने नाम सुना होगा, आप जानते होंगे क्या? सॉलिड कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर, नाम सुना है? अभी ACSR और ये सब जो कंडक्टर आप सुनते हैं ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। आप यहाँ पे जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर, अपने टाइप ऑफ कंडक्टर आप यहाँ समझ सकते हैं क्या? टाइप ऑफ कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर होता है, कंपोजिट कंडक्टर होता है या हॉलो कंडक्टर होता है, ठीक है ना, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड, और आपका हॉलो कंडक्टर भी होता है ना, ठीक है। इसको हम लोग सॉलिड कंडक्टर को या जो आपका स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैंडेड समझेंगे और सिंगल स्ट्रैंड भी समझेंगे। सिंगल स्ट्रैंड,
जिस सिर्फ हम आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे ताकि जब बीच में कभी वायर आए ना आपके सामने तो आप वायर को पहचान सकें कि ये किस प्रकार का वायर है। हम यहाँ भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको जब टाइप ऑफ कंडक्टर, इसके पैरामीटर्स जब हम आपको कैलकुलेट कराएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे ACSR वगैरह का। ठीक है, स्ट्रैंडेड हो गया आपका, सॉलिड हो गया, हालो हो गया, स्ट्रैंडेड कंडक्टर हो गया और आपका सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर हो गया। इसके बाद आपका कंपोजिट स्ट्रैंडेड होता है, कंपोजिट, और चौथा आपके पास क्या होता है, बंडल्ड। बंडल नाम सुना है? बंडल कंडक्टर कोई बताएगा मुझे एग्जांपल? बंडल कंडक्टर 4 बंडल, 4 तार होते हैं उसको एक बंडल में। हाँ, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। जो बड़ी वाली लाइन आप जिसको बोलते हैं कि वो जो बड़ा वाला टावर एकदम जो जा रहा होता है, ठीक है, बड़ा वाला जो टावर होता है उस पर आप देखते हैं कि कई वायर का एक ग्रुप होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए कई वायर है, इस वायर का एक ग्रुप होता है, मतलब आप कह सकते हैं बंडल कंडक्टर इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वायर विच इज यूज फॉर अ सिंगल फेज। क्या ये लाइन जरूर बोलना है, विच इज यूज फॉर अ सिंगल फेज। भाई ग्रुप ऑफ वायर मान लीजिए 3 वायर का, 4 वायर का ग्रुप है, तो अब सब में चार फेज आप भेजेंगे तो वो बंडल थोड़ी ना कहलाएंगे। मतलब एक ऐसा वायर का ग्रुप जिसमें सिर्फ आप एक ही फेज की सप्लाई भेज रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे बंडल कंडक्टर। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा जो टॉपिक है इस पूरे में, कि वाई वी आर यूजिंग द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, क्या एडवांटेज होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के सेशन का होगा। और हमारी जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें आप शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन समझते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं तक बाइंड अप करने वाले हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये कंडक्टर्स क्या है। अब देखिए, जो आप कंडक्टर देखते हैं, कभी आपने देखा है कि एक कंडक्टर आता है एल्युमिनियम का, जिससे आप हीटर वगैरह नॉर्मली घर में चलाते हैं। एल्युमिनियम का भी होता है, कॉपर का भी होता है, वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ होता है। कैसा? मतलब एक गोला सा पाथ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ पूरा, एक गोलाकार होता है। आपने कभी कोई वायर ऐसा देखा है क्या ट्रायंगुलर? कोई वायर आपने ऐसा देखा है क्या स्क्वायर? आप हमेशा सर्कुलर देखते हैं। कभी आपके दिमाग में आइडिया नहीं आया कि ये वायर सारे गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? वायर सारे गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? सबके सब ऐसे ट्रायंगुलर और ये सब क्यों नहीं बना दिया जाता है? आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आपने कभी बस बार देखा हो तो बस बार ऐसे चपटी पतली पट्टी होती है और ये हॉलो होता है, या पाइप होती है पूरी तरीके से एकदम सर्कुलर। आपने इस तरीके से देखा होगा बस बार को, उस पर टैपिंग होती है डिफरेंट पॉइंट पे। ये एक तरीके से बस बार जो होता है नोड की तरीके से काम करता है। सर्किट में अगर कभी पूछ लिया जाए ना कि बस बार कैसे बिहेव करता है, तो आप हमेशा बोलेंगे ये नोड होता है। नोड क्यों बोलते हैं? नोड मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे सर्किट ब्रांचेज आके जुड़ी हुई हों। तो बस बार जो होता है ना, ये आपके सब स्टेशन में एक पॉइंट होता है और वहाँ से बहुत सारी तरफ ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, हम यहाँ 3 लाइन आके इसे टैप कराएं और 3 तरफ निकाल के सप्लाई ले गए, ये हमारा बस बार है। यहाँ पे 3 तरफ जोड़ा और 3 तरफ सप्लाई दे दिया। बात समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरीके से आप समझेंगे। तो हमारे पास सर्कुलर, ट्रायंगुलर ये सब होता है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल समझा जा सकता है, इसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट आप एक सिंपल लाइन में जान लो कि ये जो होता है सर्कुलर होने से यहाँ पे जो चार्ज की जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो होता है वो इक्वल होता है। यहाँ अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ कॉर्नर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से कॉर्नर पे कोरोना लॉस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना? कॉर्नर पे कोरोना लॉस ज़्यादा हो जाता है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। इस वजह से हम ऐसा नहीं यूज़ करके हम लोग कैसा यूज़ करते हैं? सर्कुलर यूज़ करते हैं। सर्कुलर होने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका बेसिकली इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज, जिसकी वजह से आपका कहीं पर भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस आपका क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, सर ये कोरोना तो हम जानते ही नहीं, आप पहले से सब बता रहे हैं। सिर्फ बता रहे हैं, अभी ये हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कोरोना जब पढ़ाएंगे तो हम किस प्रकार के कंडक्टर से कोरोना को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी बातें हम वहाँ करेंगे। हम आपके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया ला रहे हैं ताकि जब हम बोले कि यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के रूप में हम कंडक्टर्स का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, तो आपके दिमाग में इतना रहे कि अच्छा सर इसी वजह से कर रहे होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है ये आगे हम लोग डिटेल में भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सॉलिड कंडक्टर में सर्कुलर होता है सॉलिड कंडक्टर, और एक आपका हॉलो कंडक्टर। ये देखिए
ये आपका हॉलो कंडक्टर होगा स्मॉल रेडियस वाला, ये बड़ा रेडियस वाला होगा। यहाँ पे आपका हॉलो कंडक्टर। अब हॉलो कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर में क्या अंतर होता है? हॉलो कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टर में ध्यान दीजिएगा, जो आपका सॉलिड कंडक्टर होता है इसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। बस अभी आप इतना समझिए क्यों होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पे कोरोना लॉस कम होता है, मतलब हम हॉलो कंडक्टर ऐसी जगह पे ऐसे कंडक्टर्स के लिए हम लोग बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर लाइन में कोरोना लॉस तो होता ही है, तो क्यों ना हम पूरी लाइन को हॉलो कंडक्टर से ही बना दें, कोरोना लॉस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब एक खंभे से दूसरे खंभे पे आप उसको जब टाइट करेंगे, ट्रैक्टर से खींचते हैं ना टाइट करते वक्त, पता चलेगा हॉलो है तो बीच से टूट के निकल गया। मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करता है। मीन्स हॉलो होने से कोरोना तो कम हो जाता है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, बीच का मटेरियल गायब है इसमें से। तो हम इसको ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कोरोना की टेंडेंसी ज़्यादा है। बस बार पे, कहाँ? बस बार पे बहुत कोरोना होता है। कभी आप सब स्टेशन में घुस जाइए और बस बार पे देखिए, वहाँ लाल पीला वो हुआ रहता है, आपको दिखता ही नहीं है कोई कंडक्टर है, उसका कलर ही चेंज रहता है, हमेशा मोटी सी परत जमी रहती है। समझ रहे हैं? तो वहाँ कोरोना की टेंडेंसी बहुत होती है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम वहाँ पे हॉलो कंडक्टर यूज़ करें। हॉलो कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं इसी वजह से कि उस पर कोरोना लॉस आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आपको सिलेंडर और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और ये वायर जो होता है, जब भी आप कभी तार को छीलते हैं ना, जो आप केबल लेकर आते हैं घर में, केबल में आप देखिए एक ही तार निकलता है मोटा सा, वो सॉलिड होता है बिल्कुल, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर। अब स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड का मतलब होता है, स्ट्रैंड का मतलब जैसे पतले पतले बहुत सारे तार, उनको घुमा के जो हम लोग छोटा वाला तार ये सब यूज़ करते हैं, आप देखिए उसमें रेसे की तरीके से कई तार होते हैं और फिर उनको हम घुमा के बनाते हैं, वो होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है ना? और उसी में कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर एक मेन हमारा वायर होगा और फिर उसके चारों तरफ हम लोग घुमा करके वायर बनाते हैं। बंडल कंडक्टर मैंने समझा ही दिया। तो इन सब कंडक्टर्स के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस हमने इंट्रोडक्शन के टर्म्स में कि इतने तरीके का हम कंडक्टर यूज़ करते हैं। ACSR भी होता है, ठीक है, ACSR कैसे फॉर्म होता है, क्यों हम लोग उसको बनाते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या कमियां होती हैं केवल एल्युमिनियम यूज़ करने की, जो एल्युमिनियम के साथ साथ कॉपर और आपका जो है एल्युमिनियम का जो है रेनफोर्स हमें क्यों बनाना पड़ता है। ठीक है ना? मतलब कॉपर के साथ प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, कॉपर बहुत कॉस्टली था, तो हमें चीफ ध्यान में रख करके बनाना है। तो आप जो एल्युमिनियम जब यूज़ करेंगे तो एल्युमिनियम में स्टील मिलाने की क्या ज़रूरत हुई? तो आपको पता है कि एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ वीक होती है स्टील की तुलना में, तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, इसके लिए स्टील मिलाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ACSR बनता है। तो मैं सारी बातें करूँगा, अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे चीज़ों को लेके। हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास स्ट्रेंथ जिस मटेरियल में ज़्यादा होगा तो उसको हम हाई टेंशन पे खींच सकते हैं, जब ज़्यादा टेंशन पे आप उसको खींच के रखेंगे तो सैग कम होगा। ठीक है ना? हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेन पॉइंट हम लोग कि हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, वाई वी आर यूजिंग द हाई वोल्टेज फॉर द ट्रांसमिशन, वाई। क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन के टर्म्स में लिख लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सॉलिड कंडक्टर जो है सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टर्स है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर अर्थात यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ये मत सोचिएगा कि ये यही होता है, नहीं, ये होता है आपका। ठीक है ना? और हॉलो कंडक्टर्स के बारे में हमने बता ही दिया। ठीक है, बंडल कंडक्टर, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि क्या आपके पास एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज होता है। आपको पता है कि जो हाई वोल्टेज या करंट जो होता है, हमने दो चीज़ें आपको बताया है कि जो करंट होती है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, तब हम आगे फिर बढ़ें। करंट जो होती है ये किसको गवर्न करती है? कंडक्टर साइज को। किसको? और क्या चीज़? I²R लॉस। ठीक है ना? समझ रहे हैं बात को? और आपका वोल्टेज जो होता है ये किसको गवर्न करता है? इंसुलेशन लेवल। इंसुलेशन लेवल। और जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज ही डिसाइड करता है हाइट ऑफ टावर। क्या? हाइट ऑफ टावर। तो हमें जब भी हम
ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हाई वोल्टेज पे करेंगे, हाई करंट पे करेंगे, हमें सारी बातें ध्यान में रखना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। हम बताने जा रहे हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। तो हमारे पास यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi। ठीक है, एक लाइन में जब हम पावर ट्रांसमिशन करेंगे तो ये लाइन होती है, इस लाइन में एक बस, ये आपका मान लीजिए बस फर्स्ट है, ये बस सेकेंड, इसके बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मान लीजिए ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, इसके बारे में हम और आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। हम हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझने के लिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा भी प्रश्न आपसे हम पूछेंगे और उसके बाद हम इस बात को समझेंगे। देखिए, हम यहाँ अगर I निकालना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और पावर लॉस क्या होता है भाई, पावर लॉस का फॉर्मूला I²। तो हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो हो जाएगा P का स्क्वायर V का स्क्वायर cos phi, ये स्क्वायर है ना। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पावर लॉस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मतलब जितना हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन करेंगे उतना हमारा पावर लॉस कम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई पावर का इक्वेशन हमारे पास V²/R होता है, I² इंटू आर भी होता है, तो आपने ये क्यों नहीं यूज़ किया, ये क्यों यूज़ किया। अगर आप ये यूज़ कर लेते तो पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाता, तब फिर हम मतलब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते हैं। तो आपने वोल्टेज क्यों नहीं यूज़ किया, आपने I²R ही क्यों यूज़ किया। अब देखिए, ये नहीं, वो रीज़न नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस, मान लीजिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है और आपका इंडक्टर दोनों होता है, और जो करंट होती है, करंट वो होती है हमेशा थ्रू द वायर, मतलब वायर के, मतलब लाइन के, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू की करंट होती है। हमें पावर लॉस किसके क्रॉस का जानना है, रेजिस्टेंस के क्रॉस का, इसलिए हमने I²R लगाया। मतलब अगर हम V लगाएंगे तो V पूरा वोल्टेज होगा, या तो वोल्टेज यहाँ का होगा सेंडिंग इन वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज होगा रिसीविंग इन वोल्टेज। तो दोनों में से कोई एक वोल्टेज लेंगे तो एक साइड का वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इस पूरे का वोल्टेज आएगा ना। सिर्फ रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें थोड़ी ना पता है, तो हम इसलिए क्या लगाए हैं, I²R लगाए हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस लेना है ट्रांसमिशन लाइन का और इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो लेना है। अगर हम वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज ये थ्रू आउट पूरे लाइन का, जिसमें इंडक्टेंस भी शामिल रहेगा। बात समझ में आया। तो इसलिए हम लोगों ने I²R लगाया। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि पहली बात हमारा पावर लॉस, क्या चीज़, पावर लॉस हमारा जो है ट्रांसमिशन लाइन का कम हो गया। अगर पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन का कम होगा तो नो डाउट पावर लॉस कम होते ही लाइन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, इफिशियंसी इंक्रीजेज। ठीक है, इफिशियंसी इंक्रीजेज। और आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि यहाँ करंट वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप V बढ़ाएंगे तो आपको कांस्टेंट पावर के लिए करंट कम करना पड़ेगा, और करंट कम करेंगे तो साइज ऑफ द कंडक्टर रिड्यूसेस, साइज है ना, साइज ऑफ, मतलब क्या है, आपको बहुत लार्ज कंडक्टर, बहुत हैवी डायमीटर वाला कंडक्टर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा एडवांटेज, जब I आपका कम होगा, ठीक है, तो आपका I²R लॉस आपका ये भी कम होगा, I²R लॉस रिड्यूसेस। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का ये भी तो एक फ़ायदा है, क्योंकि करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो आपका I²R लॉस कम होगा। ये बात समझ में आया। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज में आपको ध्यान देना है कि हमें इंसुलेशन बहुत ज़्यादा रखना होगा। क्या, जो भी हम ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेशन हम वहाँ पे करेंगे, मतलब इंसुलेशन लेवल हाई होगा, इंसुलेशन लेवल हाई होगा। और क्या होगा भाई, टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, आपकी हाइट ऑफ टावर, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।
मतलब आप जितना ज़्यादा वोल्टेज यूज करेंगे उतना आपको टावर की हाइट ज़्यादा रखनी होगी। आप गांव में देखते हैं छोटा सा पोल भी काम चल जाता है, आप थोड़ा सा उससे बाहर जाते हैं तो पोल की हाइट और देखते हैं। अब आप एक गांव में अपने जाते हुए एक बड़ी सी लाइन देखेंगे, खूब बड़ा सा टावर जो आपका एकदम वो जो एफिल टावर होता है उसकी तरीके से शेप में बना हुआ होता है ऐसे करके। आप देखिए वो कितनी हाइट पे होता है, बात समझ रहे हैं ना। उसको इतनी हाइट पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहाँ से हाई वोल्टेज लाइन जा रहा है। अगर उसको हम नीचे कर दें तो क्या होगा, आसपास की एयर आयनाइज्ड होंगी और वो जो भी हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लेंगे, खींचने लेंगे। मतलब उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने एक चीज़ भी देखा होगा, जितना हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है उसके चारों तरफ उतना तेज़ी से जो है एयर आयनाइज्ड होता है और हिसिंग नॉइज आप सुनते होंगे, चरचराहट की आवाज़ आती है बड़े वाले वायर में, ठीक है, उससे हम बोलते हैं हिसिंग नॉइज़, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है, हाई वोल्टेज होने से आपका नॉइज़ होता है। अब ये नॉइज़ आता क्यों है? कोरोना की वजह से। किसकी वजह से? हाँ क्या बता रहे हैं? हिसिंग नॉइज़, हिसिंग, हमिंग नॉइज़, हमिंग साउंड जो आता है ये ट्रांसफार्मर में आता है, जो भनभनाहट का साउंड आता है। कभी आप ट्रांसफार्मर के बगल में जाके खड़े हो जाइए तो वहाँ पे एक साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो आपका कोरोना भी हाई वोल्टेज लगाने से कोरोना भी आपका इंक्रीज हो जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में कोरोना आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कई सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। कोरोना की वजह से नॉइज़ और कलर आता है, जो उसकी तरफ आप देखते हैं नॉइज़ और कलर आता है। क्योंकि होता क्या है ना, कभी आप अचानक से देखिए कि आपने कभी लालटेन वगैरह या गर्म कोई आप लोहा ले लीजिए, कोई भी बहुत हीटेड, अगर उसके ऊपर तुरंत आप पानी का एक छींटा मारिए तो वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो मॉइस्चर होता है कंडक्टर के आसपास, उससे इतना हाई करंट पास होता है कि अपने आसपास के एयर को और मॉइस्चर को कंटिन्यूअस सुखाता है और उनको आयोनाइज करता जाता है। इस वजह से ये नॉइज़ आता है। जो नॉइज़ आप सुनते हैं उसमें उनको कंटिन्यूअस आसपास के जो वेपर होते हैं, जो आसपास के उनके जो है फ़िलहाल नमी होती है एयर की, उनको वो फिलहाल तुरंत क्या करता है, कंडक्टिंग करता जाता है, उनको आयनाइज करता जाता है। इस वजह से ये नॉइज़, और उसी के आयनाइजेशन की वजह से ही कोरोना बढ़ता है। बात समझ रहे हैं ना, वही आयनाइजेशन की वजह से कोरोना बढ़ता है। तो आपने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या है, किस तरीके से ये गवर्न कर रहा है पावर लॉस को, और कैसे इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है ये भी आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो अपना ट्रांसमिशन लाइन शुरू करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, पढ़ने को हम लोग शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं इससे, लेकिन अब हम सीधे शुरू करेंगे ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपको बताएंगे। फिर उनमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या नहीं अवेलेबल होती हैं, उनके फैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उससे रिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। अभी कंडक्टर्स के जो पैरामीटर होते हैं, जिसको आप रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कहते हैं, ये भी कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। कब कौन सा एब्सेंट होता है, क्यों एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग कैलकुलेशन डिटेल करेंगे, RL, GC जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं। और अगले लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाने से पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि हम वहाँ पे समझा दें आपको कि रेजिस्टेंस कैसे आता है, इंडक्टेंस कैसे आता है, या कैपेसिटर। थोड़े सी ब्रीफली हम आपको बता दें जानकारी के लिए, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में इसके जो पैरामीटर्स जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, RL, GC, ठीक है ना। हाँ, मुख्य पैरामीटर RL और C होता है, R का अपोजिट यही G होता है आपका, कंडक्टेंस। तो ये आप चारों पैरामीटर बता सकते हैं। क्या ये चारों पैरामीटर हर ट्रांसमिशन लाइन में अवेलेबल होते हैं? तो नहीं, कुछ में कुछ पैरामीटर्स नेग्लेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं, डिस्कस करेंगे। जब भी कोई मटेरियल, जब भी कोई वायर बनाया जाता है तो आपको पता है उस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है। जब भी वायर से करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक इफेक्ट होता है, जिसे आप बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। उसकी वजह से फ्लक्स आता है चारों तरफ, ठीक है ना। तो जब फ्लक्स आएगा तो उसकी वजह से आपका इंडक्टेंस आता है। और जब किसी भी वायर से वोल्टेज, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक कैपेसिटर फॉर्म कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका C आता है। और किसी भी चालक की जब हम बात करेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी है, इसलिए आपका G लिया जाता है। तो ये पैरामीटर क्यों आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल चर्चा करेंगे, आप अभी से जो है इसको लेकर के ज़्यादा वो नहीं होंगे।
बस हम अभी सिर्फ आपको एक मॉरल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या मॉरल ऑफ पावर सिस्टम समझाना चाह रहे हैं कि पावर सिस्टम में है क्या, हम इसको कैसे शुरू कर रहे हैं, कैसे हम इसको लेकर के जीरो से फ्लुएंट लेवल तक जाएंगे और एक एक पॉइंट को स्टेप्स में समझेंगे। थोड़ा वक्त इस पे देंगे लेकिन समझेंगे बेहतर। पावर सिस्टम का बिल्कुल ये समझ लीजिए कि डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। पावर सिस्टम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इस पर हम लोग करेंगे ठीक ठाक, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, सारी बातें डिस्कस करके फिर शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।